कि उस स्थिति को जानने के बाद सवाल एक बहुत ही नेचुरल है कि नीतीश कुमार अब कितने दिन के मेहमान हैं एज चीफ मिनिस्टर। वो अब कितने महीने तक कुर्सी पर रहेंगे, नंबर एक। और नंबर दो सवाल, नीतीश कुमार के हटते ही कुर्सी से अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा? क्या नीतीश कुमार का कोई शिष्य होगा या फिर बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर होगा? और सवाल नंबर तीन, सबसे इंपॉर्टेंट, जेडीयू का फ्यूचर क्या है? जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जिसके 12 सांसद मोदी जी की सरकार को एक तरह से आधार दे रहे हैं, बैसाखी दे रहे हैं। यूं तो नीतीश कुमार को लेकर कोई ना कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती रहती है, लेकिन अब देखिए कितना बड़ा हमला नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर किया है। दावा किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से हो मोदी की सरकार का खात्मा, यानी कि उनकी सरकार को गिरा सकते हैं नीतीश कुमार। किस तरीके से नीतीश कुमार की सारी ताकत एनडीए सरकार ने छीन ली है, गृह मंत्री अमित शाह ने छीन ली है। मोदी जी ने नीतीश कुमार की पूरी पावर को छीनकर अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में ले लिया। दोस्तों, तो अब नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बिहार आज अमित शाह के हवाले हो गया, जबकि लिखा पढ़ी में मुख्यमंत्री तो अभी भी नीतीश कुमार है। अब हो सकता है कि कुछ लोग सहमत ना हो मेरी बात से, लेकिन सच्चाई है, जमीनी सच्चाई है कि आज बीजेपी के पक्ष में एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा, एक ऐसा फैसला जिसने नीतीश कुमार को अब सिर्फ नाम का ही चीफ मिनिस्टर बना, नाम का ही। आप कह सकते हैं कि सारी ताकत नीतीश कुमार से छीन ली गई है और वो अब चंद महीनों के मेहमान नजर आते हैं। अब दोस्तों, आज ऐसा कौन सा फैसला हुआ जिसने बीजेपी को सुपर पावर बिहार में बना दिया? इस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन पहले मैं नीतीश कुमार की पोजीशन बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा 20-25 दिन में क्या हो गया कि नीतीश कुमार राजा से रंक की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? दरअसल नीतीश कुमार की 3 मेन कंडीशंस थी, 3 उनके अरमान आप कह सकते हैं। नंबर 1 अरमान उनका यह था कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहते थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहते थे। लेकिन बीजेपी ने जो भी खेल किया, सिर्फ 4-5 विधायकों से नीतीश कुमार को नंबर 1 पार्टी बनने से रोक दिया। शर्त नंबर 2, जो कंडीशन, सेकंड कंडीशन था नीतीश कुमार का, वो ये था कि वो पुलिस और गृह विभाग, यानी जिला प्रशासन, डीएम, एसपी, थाना, कचहरी, इंटेलिजेंस, सुरक्षा, ये सब कुछ अपने हाथ में रिटेन करना चाहते थे। वाजिब भी था, 53 साल से मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था अपने हाथ में ही रखता है। लेकिन यहाँ अमित शाह अड़ गए और उन्होंने गृह विभाग उनसे छीन लिया, आधी ताकत छीन ली। नीतीश कुमार की तीसरी कंडीशन, वो चाहते थे कि स्पीकर उनका रहे। भले स्पीकर पिछली बार बीजेपी को रहा, लेकिन अगर गृह विभाग अमित शाह छीन रहे हैं तो कम से कम स्पीकर उनका रहना चाहिए। इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक था नीतीश कुमार का कि अगर स्पीकर अपना होगा तो जेडीयू, यानी जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसको वो एक्सपेंड कर सकते हैं। 4-5 विधायक इधर उधर से तोड़ के किसी का मर्जर वर्जर करा के नंबर 1 पार्टी हो सकते हैं, बीजेपी को पीछे छोड़ सकते हैं। वैसे भी स्पीकर जिसके हाथ में होता है, उसी के हाथ में सरकार और विधानसभा की शक्तियां होती हैं। आज ये जो तीसरी कंडीशन थी, जो तीसरी शर्त थी, वो भी नीतीश कुमार की खारिज हो गई। और अमित शाह के ये जो साहब हैं, बड़े क्लोज, प्रेम कुमार, बीजेपी के विधायक, पुराने विधायक हैं, इन्होंने आज स्पीकर का नामांकन भर दिया। जेडीयू तमाशा देखती रही और अगले 24 घंटों में प्रेम कुमार ही बिहार के नए स्पीकर होंगे। प्रेम कुमार ही बिहार के नए स्पीकर। एनडीए गठबंधन के नेताओं का निर्णय के बाद नामांकन करने का जो निर्णय हुआ, उसी के आधार पर हमने आज नामांकन किया विधानसभा अध्यक्ष के लिए जाकर के। और दोस्तों, आज अगर हम बिहार सरकार की स्थिति देखें तो स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के पास है, पुलिस और जिला प्रशासन बीजेपी के पास है, राजस्व, रेवेन्यू बीजेपी के हाथ में, स्पीकर बीजेपी के पास है, राज्यपाल, गवर्नर बीजेपी के पास है। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के पास
ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर ताकत, पावर आइडेंटिफाई होती हो, कुछ भी नहीं है। और मैं एक पॉइंट बेहद जिम्मेदारी के साथ रखना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जो अब तक यानी कल तक सबसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर थे इस मुल्क के, मोदी जी तक को सपोर्ट कर रहे थे, मोदी जी भी उनकी बैसाखी पर थे, आज वो इस देश के सबसे वीकेस्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे वीकेस्ट हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा, ना कानून व्यवस्था उनके हाथ में, ना पुलिस उनके हाथ में, ना इंटेलिजेंस उनके हाथ में, ना राजस्व उनके हाथ में, कुछ भी हाथ में नहीं है, ऐसे मान लीजिए, बस नाम के लिए चीफ मिनिस्टर है, छोड़ दीजिए। और तो और जो उनकी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है ये साहब, ये भी अमित शाह के ज्यादा भरोसेमंद, उनके जो केंद्रीय मंत्री हैं ये साहब लल्लन सिंह, ये भी अमित शाह के ज्यादा भरोसेमंद हैं। बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने नीतीश कुमार के हेल्थ इश्यूज जो हैं, उनके सेहत से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उस पर मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला है, आगे इस वीडियो में चर्चा ज़रूर करूँगा। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जो स्थिति मैंने आपके सामने रखी, उस स्थिति को जानने के बाद सवाल एक बहुत ही नेचुरल है कि नीतीश कुमार अब कितने दिन के मेहमान हैं एज चीफ मिनिस्टर, वो अब कितने महीने तक कुर्सी पर रहेंगे, नंबर एक। और नंबर दो सवाल, नीतीश कुमार के हटते ही कुर्सी से अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा? क्या नीतीश कुमार का कोई शिष्य होगा या फिर बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर होगा? और सवाल नंबर तीन, सबसे इंपॉर्टेंट, जेडीयू का फ्यूचर क्या है? जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जिसके 12 बहुत बड़ा मोदी जी की सरकार को एक तरह से आधार दे रहे हैं, बैसाखी दे रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अमित शाह और नाम का ही, आप कह सकते हैं कि सारा खेल इसी वजह से हो रहा है कि जो बैसाखियां हैं जिसके बदौलत मोदी जी की सरकार चल रही है, ये जो बैसाखी देने वाली पार्टी है जेडीयू, जिसके 12 सांसद हैं, इसका भविष्य क्या होगा? क्या ये पार्टी टूट जाएगी या ये पार्टी बीजेपी की ब्रांच बन जाएगी? अब दोस्तों इन सवालों की गहराई में जानने के लिए 3 एक्सपर्ट्स को आज मैंने बुलाया है, बिहार के एक्सपर्ट्स हैं। इसमें संतोष सिंह हैं जो आज विधानसभा में जब स्पीकर का नॉमिनेशन हो रहा था बीजेपी की तरफ से और जेडीयू स्तब्ध देख रही थी सब कुछ, नीतीश कुमार टेंशन में थे, तो संतोष कुमार वहीं पर थे, उनकी भी बात सुनिएगा। हालांकि संतोष सिंह का मानना है कि अभी भी नीतीश कुमार ने हथियार नहीं डाले, अभी भी सरेंडर नहीं किया, अभी भी वो बीजेपी को फंसा के रखेंगे। अब संतोष सिंह की बातों में कितना दम है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। उधर अभिषेक हैं जो जेडीयू पे नज़र रखते हैं, उनका ये कहना है कि गेम एक तरह से ओवर हो चुका है। और आप उमाकांत जी को भी सुनिएगा, इन तीनों एक्सपर्ट्स को सुनिए, आप खुद तय करिए व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ मिस्टर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का भविष्य क्या है, जेडीयू का भविष्य क्या है, क्या होने जा रहा है बिहार में? अभिषेक, आप काफ़ी क्लोज जेडीयू को वॉच करते रहे, अगर मैं आपसे शुरू में वो सवाल पूछूं जो आखिरी में पूछना चाहिए था कि क्या अब नीतीश कुमार का गेम एक तरह से ओवर हो चला है, एंड ऑफ द गेम? बिल्कुल आपने सही कहा। अब जनता दल यूनाइटेड करीब करीब एक क्लोज चैप्टर है। क्लोज चैप्टर? जी, जनता दल यूनाइटेड में अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आप देखिए विधानमंडल के दोनों सदन का प्रशासन अब पूरी तरह से भाजपा के हाथ में है, विधानसभा भी और विधान परिषद पहले से एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से भाजपा नेता सम्राट चौधरी के हाथ में है। तब सवाल उठता है कि बिहार में जैसे राज्य में मुख्यमंत्री के लिए बचा क्या है? ओके, मैं तुरंत आपके पास लौट रहा, मैं जरा संतोष जी को मुझे लगा कि खंगालूं। संतोष जी, क्या नीतीश कुमार के हाथ से जिस तरह से पुलिस छीन ली, सम्राट चौधरी ने छीन ली, अगर ये विधानसभा का स्पीकर नीतीश कुमार का होता तो क्या आपको लगता है 50-50 होता? और अगर स्पीकर भी अब बीजेपी का है, लॉ एंड ऑर्डर भी अब बीजेपी के पास है, तो क्या आप लोग को लगता है कि नीतीश कुमार बहुत कमजोर हो चुके हैं, ऐसा आपको लगता है? प्रेम कुमार बिहार के नए स्पीकर, यही तो हम आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग खबर। मुख्यमंत्री अगर अपने अनुकूल आदमी को सेक्रेटरी उस विभाग का बना दिया तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं। 2 फैसला जो दोनों अप्रत्याशित हैं, विजय सिन्हा का जिस विभाग में भूमि सुधार विभाग के वो मंत्री हैं, उस राजस्व भी उन्हीं के पास है, रेवेन्यू भी उनके पास है, रेवेन्यू भी उन्हीं के पास है, उस विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल को बना दिया है। अभिषेक जी सी.के. अनिल को बेहतर तरीके से जानते होंगे, के पाठक एक डिस्परेट, अभी आपका कैबिनेट सेक्रेटरी है भारत सरकार में,
उससे ही 2 कदम आगे बढ़ने वाला आईएएस अधिकारी है। इतना तय मानिए कि ये अगर बने हैं तो मंत्री को तो पानी पीने नहीं देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से जब अमित शाह ने गृह मंत्रालय छीन लिया और स्पीकर छीन लिया, तो नीतीश कुमार ने अब अपने वफादार अफसरों को, सम्राट चौधरी या फिर विजय सिन्हा, मतलब बीजेपी के जो पावरफुल मंत्री हैं, उस मंत्रालय में नीतीश कुमार ने अपने आदमी रख दिए हैं। नहीं, नीतीश कुमार के काम करने की कुछ भी हाथ में नहीं है, ऐसे मान लीजिए, बस नाम के लिए चीफ मिनिस्टर है। तक थोड़ा कमजोर जरूर नीतीश कुमार थे, तो इस दौरान थोड़ा मंत्री को आजादी मिल जाती थी। वैसे बीच बीच में वो झटका देते रहते थे, लेकिन इस बार शुरुआत दोनों डिप्टी सीएम से हुआ है। लल्लन सिंह प्रधान सचिव बदल दिया गया और वो प्रधान सचिव ऐसे आईएएस अधिकारी को बनाया गया जिसको कंट्रोल नीतीश कर ले तो कर ले, किसी से कंट्रोल होने वाला नहीं। तो इसका संजय भाई मतलब क्या, संतोष जी, इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या अभी भी नीतीश कुमार ने हथियार नहीं डाले हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? वो तो कहने मरणोपरांत मुख्यमंत्री बन के जाएंगे, वो हथियार डालना 50 पर निपटा रहे थे ना, पहुंच गए 85 पर। मैं जरा लखेड़ा साहब के पास जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है, नीतीश कुमार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि आखिर नीतीश कुमार कब तक के चीफ मिनिस्टर रहेंगे, कब तक नीतीश कुमार जो है अपने सीएम के पद पर बरकरार रहेंगे, अपने सीएम के पद पर बैठे रहेंगे। इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से राजनीतिक तौर पर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई तो क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या नीतीश कुमार मोदी की सरकार गिरा सकते हैं? क्या नीतीश कुमार लोकसभा से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं? यह सारे सवाल इस वक्त जनता के मन में उठते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।